यस फ्रेंड्स, सो आज लेकर आए हैं यूनिट नंबर 3। लास्ट वी फिनिश्ड यूनिट 2 एंड दैट वाज कंसिडरेशन। तो आज हम करेंगे अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। लर्निंग आउटकम्स को स्किप कर रहा हूं। आज देखना है हमें कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो देखो ये चार चीज, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, मतलब 1 2 3 4 चेकलिस्ट है ये। 1 ओके, 2 ओके, 3 ओके, 4 ओके, तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। वापस से 4 ओके, 3 ओके, 2 ओके, 1 नॉट ओके, तो भी ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही। नहीं मेरे दोस्त, तो ये नहीं बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। एक भी 1 2 3 4 में से अगर एक जगह भी क्रॉस आ गया तो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट सुन के तो अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, बोले ये कैसा लैंग्वेज है। ठीक है भाई, तो वॉइड बोल देता ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड, तो वॉइड बोल देते हैं। आइए फिर से 1 2 3 4 का गेम खेलते हैं। One, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 4। आओ देखते हैं कि ये मैच हो रहा है क्या नहीं हमारे कॉन्ट्रैक्ट से। अब 1 में एक माइनर, एक बच्चा कॉन्ट्रैक्ट करता है, बाकी तो सब ठीक है। तो 1 वाला क्लॉज फेल हो रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है लॉफुल कंसिडरेशन भी है और लॉफुल ऑब्जेक्ट भी है। लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये अगर आप लोग अभी तक भूल गए होंगे तो मैं वापस समझाऊंगा। कंसिडरेशन क्या होता है, लास्ट लेसन में हमने किया है। कंसिडरेशन मतलब गिव एंड टेक। तो गिव एंड टेक जो हो वो लीगल चीज गिव एंड टेक हो, राइट। तो ये तो हो गया लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मतलब देखो, डब्बा वाला सुने, जो डब्बा वाला होते हैं, जो टिफिन कैरियर्स बोलते हैं, समझ लो टिफिन कैरियर्स, ये डब्बा वाला बोलते हैं मुंबई में। अब समझ लो मैंने डब्बा वाले को कहा कि भाई तुम्हारे एक डब्बे में मैं बॉम्ब रखूंगा, बॉम्ब। भाई तुम्हारा काम तो है टिफिन देना, और तुम्हें पर टिफिन डिलीवरी समझ लो 10 रुपया मिलता है। मैं तुम्हें 10,000 रुपया दूंगा। भाई तुम्हें क्या पता इसमें बॉम्ब है या क्या है, तुम तो अपना काम कर रहे हो, तो 10,000 का लालच दे देता हूं। तो डब्बे वाले को तो पता है ना भाई कि ये जो काम है इसका ऑब्जेक्ट जो है ये बॉम्ब से किसी को उड़ाने का ऑब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट जो मिल रहा है मेरे को, इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट जो है ये इलीगल है, गलत है, अनलॉफुल है। तो ऐसा काम भी नहीं करना है, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुसना है, नहीं प्रवेश करना है जो कि इलीगल हो, अनलॉफुल हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट भी सही होना चाहिए। तो ये पॉइंट नंबर 3 भी हम समझ गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 पे और चर्चा करेंगे हम, ठीक है। तो कॉन्विक्ट जो जेल में है, अब क्या होता है ना, जो भी बंदा जेल का सजा भुगत रहा होता है, जेल का कानून उसके ऊपर लागू हो जाता है, प्रिजनर्स एक्ट या जो भी कुछ समझ लो आप। तो उस एक्ट के हिसाब से अगर मैं प्रिजनर हूं, मैं हूं प्रिजनर, मैं हूं कॉन्विक्ट, मैं हूं मर्डरर, तो
अब मेरे ऊपर वो जो कानून है, वो कानून मुझे परमिशन नहीं देता है। परमिशन नॉट ग्रांटेड। क्या चीज का परमिशन नॉट ग्रांटेड? कि बेटे तुम कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि मेरा कैपेसिटी, देखो पॉइंट नंबर 1 क्या है, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। इसको अच्छे से देख लो मेरे दोस्त, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं हूं एक प्रिजनर, मैं हूं एक कॉन्विक्ट, तो मेरा जो कैपेसिटी कॉन्ट्रैक्ट करने का है वो है 0। तो मैं नहीं बन सकता हूं हीरो। तो 0 के साथ क्या होता है, 1 करोड़ इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यही समझना है कि 0 के साथ हीरो नहीं बन सकते हैं, तो ये 0 है। तो ये तो बात हुआ कॉन्विक्ट का। अब आपको पता है इनसॉल्वेंट किसे कहते हैं? इनसॉल्वेंट, जिसके पास कुछ नहीं है। वो जाता है कि भैया मेरे पास देना है मुझे 10 करोड़ और मेरे पास है सिर्फ 1 करोड़, तो प्लीज मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दीजिए जज साहब प्लीज, नहीं तो 2 लोग मुझे मार डालेंगे। तो इनसॉल्वेंसी एक्ट के अंडर में मैं अब फॉल करूंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। तो जब भी मैं इनसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाऊंगा तो मेरा औकात, औकात औकात मतलब कैपेसिटी, तो मेरी औकात को कर दी जाएगी 0। तो 0 आदमी का कैपेसिटी होता है 0। तो 0 आदमी कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पॉइंट नंबर 1 को वायलेट करेगा। तो 1 अगर वायलेट हो गया तो 2, 3, 4 अपने आप चाहे भले ही सही हो, कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता है। अच्छा जी, अब एक बात करते हैं, ओस्मान भाई साहब का बात करते हैं। ओस्मान भाई साहब रहते हैं पाकिस्तान में। आमतौर पे ओस्मान भाई साहब से हमारे बड़े ही अच्छे ताल्लुकात है, हम बिजनेस करते हैं ओस्मान भाई साहब के साथ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिजनेस कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं हम, यहाँ से कुछ भेजते हैं वो वहाँ से भेजते हैं, मस्त धंधा चल रहा है। मगर इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच छिड़ गया, तो क्या दिक्कत है सर? क्रिकेट मैच इज लाइक अ वॉर। नो माय फ्रेंड, क्रिकेट मैच इज नॉट अ वॉर। मगर अगर रियल में वॉर हो जाए, रियल में जंग छिड़ जाए, वॉर, तो ये ओस्मान भाई साहब का कैपेसिटी हो जाएगा 0। इसे कहा जाएगा आप एलियन हो, एलियन एनिमी हो, ठीक है? तो इनको भी बना दिया जाएगा दुश्मन। अभी तक तो अमन चैन है तो सब कुछ ठीक है, बट अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ जाए तो ओस्मान भाई साहब के साथ मैं 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं, बट अभी फिलहाल सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे 0। ठीक है? तो 0 का मतलब है कैपेसिटी खत्म कर देना किसी का भी। ठीक है जी, ये भी आप समझ चुके हो, सब समझ जा रहे हो आप लोग। देखो लॉ जो है समझने का ही गेम है, और आप लोग समझदार बच्चे तो हो ही। ठीक है जी, ठीक है। और भी कुछ है? और भी। अच्छा, कुछ अपने यहाँ पर फॉरेन सॉवरेन्स या एम्बेसडर्स, एम्बेसी के लोग होते हैं, बाहर के कंट्री के एम्बेसी वाले सॉवरेन्स एम्बेसडर्स कहते हैं, तो उनका भी कैपेसिटी बहुत जगह पे होता है 0। उनको अलाउड नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लें। ठीक है? तो ये भी आप समझ गए हो। तो कैपेसिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया, तो जब कैपेसिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है और फिर भी कर लिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वॉइड।
ठीक है, मतलब नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब वॉइड हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनीज एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से डायरेक्टर को कितना पावर है, क्या कर सकते हैं, ये पावर के अंडर में है, ये पावर के बाहर, एक्सीडिंग द पावर, एक्सीडिंग द पावर मतलब गलत तरीके से, गलत, कंपनीज एक्ट का पावर को भी लांघ दिया, उल्लंघन कर दिया, जो अलाउड नहीं है। तो ये कैपेसिटी नहीं है भाई आपका, आपकी औकात नहीं थी। आप एक बात समझ लीजिए, एक औकात समझाने के लिए, अगर एक डायरेक्टर को बोला गया कि भाई तुम 1 करोड़ रुपया तक का काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, और वो डायरेक्टर साहब 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ गए, तो ये कैपेसिटी वायलेशन है। भाई तेरी औकात थी 1 करोड़ की, तूने काम कर दिया 3 करोड़ का, औकात के बाहर जाओगे तो तुम्हारा औकात के बाहर मतलब जीरो, तो जीरो मतलब है जीरो। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये तो हम बात कर रहे थे, इतना बात जो हम कर रहे हैं कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का बात कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करना है 1 2 3 4 पॉइंट पूरा यह डिस्कशन करना है। तो कैपेसिटी जो है औकात की बात होती है। तो इंडिया में कैपेसिटी, ये तो हो गया अलग अलग बात है, बट जनरली एक आम तौर पे मेजर जनरल का बात नहीं कर रहा हूं मैं। मेजर मतलब जो 18 साल के ऊपर का बंदा है, ठीक है, तो 18 ईयर्स का व्यक्ति को, 18 ईयर्स के व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे मेजर कहा जाता है। तो मेजर को दिया गया है कैपेसिटी, मतलब वो जीरो नहीं है, वो 1 है, 1। और बिलो 18 एक दिन भी नीचे हो तो आप कहलाओगे जीरो। तो मेजर हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मेजर अगर नहीं हो तो आपको कहा जाएगा माइनर। ठीक है, तो माइनर हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि माइनर का कैपेसिटी है जीरो। तो मेजर और माइनर का भी इशू हमने सॉल्व कर दिया है, बट इस पे और छोटी छोटी बातें करेंगे। ठीक है, देखो क्या करेंगे हम। अब इंडिया में जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करें, 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करें, तो लड़का 18 साल का है, लड़की 18 साल की है, तो ये मेजर कहलाएंगे। बट इंडिया में जो मैरिज एक्ट है, मैरिज एक्ट के हिसाब से लड़का 18 साल का मेजर नहीं कहलाएगा, वो हो जाएगा जीरो। लड़की 18 साल की मेजर कहलाएगी। तो कहने का मतलब है लड़का का मेजर होने के लिए 21 साल। तो शादी वाला अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या शादी वाली कोई बातें हो रही है, तो भैया लड़का 21 साल होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि शादी के सपने तो आप लोग अभी से देख रहे हैं। तो भाई ऑल द बॉयज 21 ईयर्स यू नीड टू वेट। ओके सर, ये कोई बात हुई, लड़की लोग को बड़ा जल्दी मिल जा रहा शादी करने का परमिशन? ये तो कोई बात नहीं हुई सर। अरे भाई देखो, तुम 18 साल के, लड़की भी 18 साल की, लड़की को तुम्हारे साथ ही शादी करना है, तुमको उसके साथ शादी करना है, तो फिर क्या दिक्कत है? तुम 21 के होगे, वो भी 21 की हो जाएगी, तो 3 साल बाद शादी कर लेना ना दोनों जन, कोई टेंशन नहीं है। अगर शादी आपस में ही करना है, लव मैरिजेज ही होती है आजकल, तो कोई क्या टेंशन है, राइट? तो सर इसका मतलब तो ये है कि भाई लड़की भी फंस गई है, उसे भी अगर मेरे से शादी करना है तो शी ऑल्सो हैज़ टू बिकम 21 ईयर्स। तो क्या दिक्कत है? तो 18 के ऊपर होने से चलेगा, 18 के नीचे होने से नहीं चलेगा। तो यहाँ पर 21 एंड 21 के ऊपर अगर मैरिज का बात कर रहे हैं, तो बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो। तो ये तो बात हो गया कैपेसिटी का। अब एक बात बताओ मुझे, एक टेलीविजन है आपके पास, टीवी, और उस टीवी में कोई साउंड है ही नहीं,
तो आप उस टीवी को क्या बोलोगे? बोलो भाई ये साउंड नहीं है तो यार क्या मजा है, बिना साउंड के मैं बच्चन साहब का डायलॉग तो सुन नहीं पा रहा हूं, तो ये टीवी मेरे लिए है जीरो। क्योंकि टीवी का मतलब है भाई सब कुछ हो, ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो। ठीक है जी। तो इसी प्रकार से अगर एक इंसान है, इंसान तो मेजर हो गया, ठीक है, इंसान तो मेजर हो गया, उम्र तो आ गई 18 साल के ऊपर, बट भाई मेरे उसका दिमाग जो है, दिमाग बच्चा है। एक गाना है, दिल तो बच्चा है जी, दिल तो बच्चा तो सभी का रहता है, बट दिमाग जो है वो रह गया जीरो। दिमाग में बुद्धि नहीं काम कर रही है, सोचने समझने का शक्ति, सोचने और समझने का शक्ति है जीरो। कॉन्ट्रैक्ट में एक कहावत है भाई, कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम लोग करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, कॉन्सेंसस, एड आइडम। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि जब भी दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति है ए प्लस, तो ए प्लस जो है ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, बट ए जो है बेचारा सुस्त है, देखो सुस्त है ए, और बी ए प्लस बड़ा खुश है। तो ए को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ए प्लस क्या कह रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में साउंड नहीं है। मतलब कहते हैं जब दिमाग में साउंड नहीं होना मतलब अनसाउंड माइंड, ऐसा कहते हैं भाई कि अगर दिमागी हालत कमजोर हो तो कहते हैं अनसाउंड माइंड। तो अब ये इसे क्या समझा रहा है ये समझ ही नहीं पा रहा है। तो जब दोनों आपस में नहीं समझ पाते हैं तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि समझना जरूरी है, राइट। और कैपेसिटी का बात कर रहे हैं, जिस इंसान का समझने का कैपेसिटी जीरो हो जाए, सोचने और समझने का कैपेसिटी जीरो हो जाए, तो वो भले ही उसका उम्र हो 50 साल, तो भैया वो तो समझ ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये चंदा है या सूरज है उसे नहीं पता है। ठीक है, तो जब उसे कुछ नहीं पता है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो वैसा व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो हो जाएगा जीरो। सर बट वैसा व्यक्ति हमेशा पागल रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी वो होश में आए और एकदम जबरदस्त होश में हो। हाँ भाई, अगर वो जबरदस्त होश में है तो उस समय अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो जीरो नहीं होगा। सर कभी कभी ऐसा होता है भाई, सर आप बुरा मत मानिएगा सर, ड्रंक स्टेट, दारू बहुत ज्यादा पी लिया सर, दोस्त का पार्टी था तो भाई दारू ज्यादा पी लिया सर, आजकल तो एक नई गोली भी आई है, बस सर वो गोली खा लीजिए, आहा हा एकदम वी विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू अनदर वर्ल्ड, इसे कहते हैं ड्रग्स। भैया इस सिचुएशन पे आपका दिमागी हालत है जीरो। ठीक है, तो चिंता मत करना, अगर किसी दोस्त ने आपको दारू के नशे पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया तो आप बोल सकते हो कि जज साहब मेरा तो दिमाग का हालत खराब था, मैं तो कुछ सोचने और समझने के ताकत में ही नहीं था, दारू पिला के मुझसे पेपर साइन करा लिया गया जज साहब, मैं वैसे तो अच्छा व्यक्ति हूं पर मैं क्या करूं, मैं रो रहा हूं जज साहब। अरे बेटे मत रहो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है कि अगर दिमागी हालत ठीक नहीं हो या दिमाग में ऐसा प्रभाव हो, दारू का नशा हो, तो उस सिचुएशन पे अगर आपने, क्योंकि आप समझने के शक्ति से बाहर हो, और कॉन्सेंसस एड आइडम कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब एक ब्रेन दूसरा ब्रेन का सिग्नल, एक ही वाईफाई एक ही पासवर्ड हो। ठीक है, अब तुम लोग समझोगे कि अरे सर ये तो वाईफाई वाला बात कर दी, वाईफाई का पासवर्ड एक ही है दोनों दिमाग का। ठीक है, तो समझ में आ रहा, जो भी यहां बात हो रही है वो बात समझ में आ रही है। डेटा केबल लगा के ट्रांसफर कर सकते हैं थॉट को,
ठीक है भाई, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बातें बहुत है भाई, क्या करें। कॉन्ट्रैक्ट या लॉ जो है ना, बहुत बात है यार, इसमें बातें खत्म ही नहीं होती है। तो मैं क्या करूं अगर खत्म नहीं होती है तो। अरे कहाँ गया, आ गया, बीच में ये थक के गायब हो गया था। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, एसेंशियल अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। तो अभी तक हमने ये समझा है कि 1 2 3 4 सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो मेजर आप समझ चुके हो, साउंड माइंड आप समझ चुके हो, नॉट डिस्क्वालिफाइड वाली जो बात है, नॉट डिस्क्वालिफाइड मतलब आपका औकात को जीरो नहीं किया गया, बट कुछ कुछ लोगों का औकात को जीरो कर दिया जाता है। कॉन्विक्ट, इंसॉल्वेंट, एलियन एनिमी कंपनी, राइट। इनको तो इनकी औकात को जीरो कर दी गई है। अरे भैया तुम कॉन्विक्ट हो, जीरो हो। तुम इंसॉल्वेंट हो, तुम जीरो हो। तुम एलियन कंपनी हो ओस्मान भाई, अब तुम जीरो हो। कोई कॉरपोरेशन का कोई मैटर है कंपनीज एक्ट का और यू आर एक्सीडिंग द पावर, तो जीरो है। आप फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स है, आपको नहीं मना किया गया कि आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आप इस देश में आए हैं, इज्जत से रहिए। तो ये कुछ है जहां पर डिसक्वालिफाइड है, ये लोग डिसक्वालिफाइड है। तो इनको छोड़कर जो भी लोग हैं दे आर नॉट डिसक्वालिफाइड, मतलब उनकी औकात 1 है, ये 0 है, ठीक है। तो एक मेजर आदमी हो, 18 साल से ऊपर, दिमागी हालत ठीक हो, और तीसरा नॉट डिसक्वालिफाइड। मेजर है बट कॉन्विक्ट है, नहीं भैया 0। दिमाग में सब कुछ है बट इंसॉल्वेंट है, 0। नॉट डिस्क्वालीफाइड है बट मेजर नहीं है, तो आप समझ चुके हो। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान देना है हम लोगों को। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट अगर समझ लो एक मेजर भी है, सब कुछ सही है, बट उसके दिमाग में, उसके माथे पे बंदूक रख दिया, या वो डॉक्टर के साथ बात कर रहा है और वो डॉक्टर उसे गुमराह कर रहा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सब हमने पढ़ा था, राइट। तो क्या करेगा बेचारा। अच्छे अच्छे लोगों की मेजर हो तो क्या हो, 50 साल का आदमी है, डॉक्टर, माँ बीमार है और डॉक्टर कह रहा है देखो भैया ऑपरेशन करने का 2 लाख रुपया लगेगा, और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब ऑपरेशन चल रही होती है, अरे भैया क्या बताएं एक मेजर कॉम्प्लिकेशन आ गया है, 3 लाख रुपया और जमा करा दीजिए। अरे डॉक्टर साहब आपने तो 2 लाख कहा था। अरे देखो भैया जमा कराओ, नहीं तो माँ को कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में हम 3 लाख रुपया जमा कराएंगे, तो इसे कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। फ्रॉड तो अपने को पता ही है, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है जहां फ्रॉड हो, कोअर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, तो इसका मतलब यह है कि वाईफाई का पासवर्ड मिसमैच हो गया है। दिमाग 1 एंड दिमाग 2 पासवर्ड नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। कॉन्ट्रैक्ट सुनने में कितना अच्छा लगता कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ए ने बी को कहा कि भैया मेरा मोटरसाइकिल है 15,000 में ले ले। ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा तो लगा रहे यार इतना इजी है कि यहां मोटरसाइकिल है और यहां 15,000 है। तो अभी तक तो हमने ए एंड बी से यही एग्जाम्पल दिया था, मगर अगर कहीं पर भी मोटरसाइकिल था 1.5 लाख रुपया का, क्यों भैया
क्या गलती हो रही है हमसे जो भाग नाराज होके चले जा रहे हो? 1.5 लाख रुपया, ठीक है। अब बाद में पता चला कि भैया मोटरसाइकिल तो बेचना ही पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? हम रंगा के आदमी है। रंगा को जानते हो? रंगा को नहीं जानते हो? रंगा को नहीं समझ रहे हो हम कौन हैं? हाँ, तुम्हारा बिटुआ स्कूल जाता है ना रोज 2 बजे। बेटे कल देखो, क्या पता, शायद क्या पता कुछ हो जाए। रंगा के आदमी, जाओ पता कर लेना। मोटरसाइकिल जो तुम बिक्री में निकाल रखे हो ना, चुपचाप रंगा भैया को 15,000 रुपया में बेच देना। तो ये हो गया कोअर्शन। वही डॉक्टर साहब वाला बात। डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ओहो योर मदर इज वेरी सीरियस, वेल यू नीड टू डिपॉजिट एक्स्ट्रा 1,50,000 रुपीज। डॉक्टर साहब हमारे पास तो 1.5 लाख रुपया नहीं है। कोई बात नहीं, आपकी जो मोटरसाइकिल है वो मुझे दे दीजिएगा 15,000 रुपया में। तो ये भी हो गया अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इस प्रकार से भी काम होता है भाई। और लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट तो हमने बता ही दिया। डब्बा वाला को कह रहे हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे हम। और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, ये तो है कुछ नियम कानून जो है, कानून जो है देश का कानून, ये अंधा कानून है, ऐसा बोला जाता है। कानून अंधा है। वेल, सो कानून भी कुछ कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि ये सब अगर बातें हैं तो वैसे ही कुछ सोचना नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। सर ये मतलब कौन सा? ही अच्छा ठीक है, बताना भूल गया, ले चलता हूं आपको। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये सब तो जितना भी हमने डिस्कशन किया समझ लो ये सब तो कवर हो जाएगा। तो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कहाँ है तुम? कहाँ छुपे हुए हो? सामने आओ। डरते नहीं हैं हम। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डरा दोगे? नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ये भारी भरकम बात से मैं डर जाऊंगा? मैं डरता नहीं हूं। तुम कितना भी डरा लो, ये तुम्हारा मिस्टेक है ठाकुर। मैं नहीं डरूंगा, डरूंगा नहीं, मैं डरता नहीं हूं। अरे कहाँ हो तुम? कहाँ हो? अरे आ गया मैं। ये देखो, ये 11 पॉइंट्स हैं यहां पर। ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये सीधा ही वॉइड है, जीरो है। मतलब मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। अरे सर ये तो बात तो एक ही है। इनकॉम्पिटेंट पार्टीज मतलब वही कैपेसिटी नहीं है। अग्रीमेंट मेड अंडर बाईलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये जब मिस्टेक करेंगे तो पता चलेगा। बाईलैटरल मतलब दोनों पार्टी, बाईलैटरल दोनों आदमी कुछ और ही सोच रहा है। मतलब कंसेंसस आइटम है ना, ये सोच रहा है दिल्ली, ये सोच रहा है आगरा, दोनों कुछ अलग ही सोच रहे हैं, राइट। ये सोच रहा है ऐश्वर्या राय बच्चन, ये कोई और ऐश्वर्या सोच रहा है। तो जो भी मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों कुछ अलग ही सोच रहे हैं। बायलैटरल मिस्टेक, दोनों का मिस्टेक। तो अग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, ये भी तो बात कर लिया हमने कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, कंसिडरेशन अनलॉफुल हो। तो ये सब तो एकदम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल इन पार्ट्स, अगर पार्ट में भी है तो भी गलत है। अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन है ही नहीं। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि कंसिडरेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, शादी तुम्हारा कैसे होगा मैं देखता हूं, मैं हूं बल्लन, बल्लन नाम है मेरा, ललिता,
मैं शादी तुमसे ही बनाऊंगा ललिता, ए ललिता। तो ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें साइन करना पड़ेगा ललिता, वरना तुम्हारे बाबा की खेत। तो ये सब पुराने हिंदी मूवी से मैं इंस्पायर्ड हूँ वैसे, तो आप लोग तो नहीं देखे होगे वैसा मूवी, तो कोई बात नहीं। तो अग्रीमेंट बनवा दिया ज़बरदस्ती कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो, तो ये वॉइड है, ठीक है। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये धंधा सिर्फ अपन का है, ओके। इस बस्ती में जितना भी सलून होगा, जितना भी बाल कटेगा, वो बाल बच्चन काटेगा। तो तुम कौन रे भाई, चल पेपर में साइन कर, यहाँ पे सारा सैलून का धंधा अपन का। तो कुछ जोर जबरदस्ती करके एग्रीमेंट बनवा लिया इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, या जोर जबरदस्ती नहीं भी किया, प्यार से मोहब्बत से किसी अच्छे सज्जन को, अच्छे व्यक्ति को कुछ रुपया उपया का लालच देकर कुछ अग्रीमेंट करा लिया कि नहीं ये बिजनेस तुमको नहीं करने देंगे। तो फिर वैसे इस पे और भी चर्चा है अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में। अगर कभी कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस हो और आप मेरा पूरा सीख कर किसी और को ट्रांसफ़र करने वाले हो, तो फिर तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिखूंगा कि देखो मेरे साथ एसोसिएशन छोड़ने के 2 साल तक तुम ये बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो ये फिर भी लॉजिकल है। तो जब भी कुछ लॉजिकल लगे तो एक्सेप्शन आ जाता है, ये मैंने शुरू में ही बताया था। तो ये पॉइंट नंबर 7 पे बातें और होंगी। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कोर्ट में केस चल रहा है और बाहर आप कुछ सेटलमेंट कर रहे हो अलग से कि सुनो तुम गवाही नहीं दोगे, नहीं दोगे गवाही, नहीं बताओगे कि सेठ जी ने मारा है उस दैया को, तुम नहीं बताओगे, और तुम्हारे मुंह बंद रखने के लिए मैं तुम्हें दूंगा 5 लाख रुपए और टिकट, और मैं दूंगा टिकट तुम्हारे गांव का, सीधा गांव चले जाना रे। अगर वापस यहां दिख गए तो जिंदगी में कभी दोबारा किसी को दिखोगे नहीं। तो ऐसा अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, तो ये भी गलत है। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, भैया बार बार कह रहे हैं कॉन्सेंसस एड आइटम होना चाहिए, दोनों का आदमी का वाईफाई पासवर्ड मैच होना चाहिए। अब यहाँ तो मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है। जब मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा तो क्या समझेंगे, कुछ नहीं समझेंगे हम। तो जब कुछ समझ ही में नहीं आ रहा तो ये भी हो गया वॉइड, ओके। वेजरिंग अग्रीमेंट, ये सट्टाबाजी का अग्रीमेंट जो है वो इंडिया में अलाउड नहीं है। और अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स, आज के आज ही भगवान शिव शंभू को मैं नीचे धरती पे लेकर आऊंगा, 2 बच्चा मुझे 10,000 रुपए, शिव शंभू खुद तुम्हें आएंगे और आशीर्वाद देंगे। तो शिव शंभू को मैं बुलाऊंगा, शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा है मेरे ऊपर बच्चा। तो ऐसा कहकर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया कि बाबा जी के साथ आप ये पैसा दीजिए, बाबा जी साइन करके देंगे, सबसे पहले शंकर भगवान का दर्शन तुम ही को मिलेगा। तो क्या सोच रहा है बच्चा, बाबा चमत्कारी है। तो ऐसा भी होता है भाई, हमारे देश में तो होता है। तो अग्रीमेंट हो गया इम्पॉसिबल चीज करने का। कुछ अंधविश्वास पर लोग विश्वास करते हैं, तो ऐसा कुछ है। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स है। तो आइए अब हम लोगों को रीडिंग लगाना है, प्यार से रीडिंग लगाना जो हम लोग करते आ रहे हैं। मोर और लेस इस चैप्टर का भूमिका हमने अच्छे से बना दिया है। अब रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। रीड है इंग्लिश का शब्द, और रीढ़ की हड्डी जो बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, यह है हिंदी का शब्द। तो ये बात ऐसा है भाई कि अंग्रेजी में रीड करके आपकी रीढ़ की हड्डी को मैं मजबूत करूंगा, मजबूत करोगे हम, ठीक है। तो मजबूर मत हो, मजबूत हो। एग्जामिनेशन से मत डरो, लॉ से मत डरो, मजबूर से बना दूंगा मैं आपको मजबूत। बट ये बनेगा कैसे, रीड करने से।
तो रीडिंग से मत घबराओ। आइए एक एक शब्द को रीड करेंगे, एक एक लाइन को रीड करेंगे और आराम से समझेंगे। एक बार समझ लो, उसके बाद बोलो एक बार जब मैं समझ लेता हूं ना, तो उसके बाद तो मैं कभी भूलता ही नहीं हूं। तो आओ समझते हैं। लेट्स रीड। Section 10 of the Indian Contract Act 1872 provides that an agreement, in order to be a contract, agreement खेल रहे हो बच्चे, इसे कॉन्ट्रैक्ट बना दो आज। ठीक है सर डॉन, मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट बना देता हूं, मगर उसके लिए सर जॉन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 1872 कहता है। ये 4 पॉइंट्स अगर क्लियर हो जाए तो अग्रीमेंट नहीं रहेगा, अग्रीमेंट बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सर जॉन, आपका बेटा है जॉन, जॉन बनेगा डॉन। तो जॉन को डॉन बनाना है, अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बराबर है। तो जॉन को डॉन बनाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। देखो रिपीट हो रहा है बार बार, बट इसमें मजा पता क्या है, एक बार अपने क्लास को फॉलो कर लो, घर पे जाके लॉ खोलने का भी दरकार नहीं है, उस प्रकार से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, राइट? तो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इट मस्ट बी मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। फ्री कंसेंट अगर ये सब बातें हो, कोअर्शन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, मिस्टेक हो, ये सब बातें अगर घुस जाती है तो इसका मतलब है कि फ्री कंसेंट नहीं है रे बबुआ, फ्री कंसेंट नहीं है। ठीक है। उसके बाद इट मस्ट बी मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है भैया? धंधा करना है, बिजनेस करना है। धंधा बिजनेस ऐसा नहीं करना है कि देश की तबाही कर दे, गैर कानूनी धंधा करना है। तो गैर कानूनी धंधा नहीं करना है, ना गैर कानूनी धंधा करना है, ना उसमें एक्सचेंज जो करना है, गिव एंड टेक जो है, गैर कानूनी धंधा का गिव एंड टेक भी नेचुरली देखा जाए तो गैर कानूनी ही होता है। तो लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट अगर अनलॉफुल है तो आमतौर पे कंसिडरेशन भी अनलॉफुल ही होता है। इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड बाय लॉ। ये नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली वर्ड पर जोड़ दीजिए कि भाई अपना दिमाग मत लगा, मैं कानून हूं, मैं खुद कह देता हूं। जैसे अपने को पढ़ना पड़ता ना, अच्छा इसमें क्या होगा, भाई दिमाग ना लगा, ये 10 पॉइंट 11 पॉइंट जो मैंने लिख दिया, मैं कानून हूं, बस तू आंख बंद करके फॉलो कर ले। नो कंसिडरेशन, ओके, नो कंसिडरेशन, नहीं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। बाइलैटरल मिस्टेक, ओहो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इनकॉम्पिटेंट पार्टी, ओहो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ऐसे 11 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं बातों को और ज्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। यही तो है भैया मैजिक लॉ का। लॉ आपको लगता है कि ये हमने सब समझ लिया है, उसके बाद भी बातें खत्म ही नहीं होती है। तो आइए अब क्या करें। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी, औकात, रेफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज। औकात है भाई तेरी कॉन्ट्रैक्ट करने की। अरे हाँ चाचा, मैं 18 साल का हो गया हूं चाचा, मेरी औकात है, मैं कॉम्पिटेंट हूं चाचा, चलो चाचा तेरी बेटी को दे दे। अरे भाई शादी के लिए 21 साल, बाकी बिजनेस कॉम्पिटेंस के लिए आप 18 ईयर्स। चलो, तो ये तो था कुछ कॉम्पिटेंस की बातें। Competence of parties to make a contract. It is one of the essential elements to form a valid contract. Valid नहीं होने से उसका उल्टा होता है void.
या इनवैलिड। अब हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु, कौन, कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट, कौन करेगा? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हर व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अरे सर अभी तो आपने कहा कि भाई हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अरे भाई आगे पढ़ने तो दो। हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ। देखो ये इंग्लिश का मीनिंग बड़ा मजेदार होता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब देखो एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी, ये एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। बस मैं आपको ये लाइन समझाना चाहता हूं, ये लाइन क्योंकि आप समझोगे तो लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। कौन सा लॉ का, जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं ये है राजा और ये है प्रजा, तो अंग्रेजी में कहते हैं ही इज अ वेरी नोबल किंग, ही लव्स हिज सब्जेक्ट्स। और ही लव हिज सब्जेक्ट्स मतलब यहां सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो लॉ है राजा और ये है प्रजा, सब्जेक्ट। तो कौन से लॉ का ये प्रजा है, कौन से लॉ का प्रजा है? मतलब ये है कि अगर ये मैरिज एक्ट का लॉ का प्रजा है, मैरिज एक्ट का प्रजा है तो ये 21 ईयर्स हो गया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का अगर प्रजा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रजा है तो ये 18 ईयर्स होगा। तो क्या लिख रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये है लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टू विच ही इज द सब्जेक्ट। तो ही इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो 18 ईयर्स, ही इज सब्जेक्ट ऑफ मैरिज तो 21 ईयर्स। अगर और कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर और कोई कानून बनता है देश में, अगर मोदी जी ने एक नया कानून बना दिया और उस कानून के तहत आप मेजर होंगे 25 साल में, तो वो एक नया कानून है, तो उस कानून के हिसाब से अगर आपको कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 25 साल के होने होंगे, ठीक है। तो ये भी बात समझ में हो गई। एनालिसिस करते हैं सेक्शन 11 का। इतना कुछ तो सर आप समझा दिया, एनालिसिस वापस करवाएंगे। अरे कर लो ना भाई, क्या दिक्कत है, रीड करना है, रीड करोगे तो रीढ़ की हड्डी की तरह मजबूत हो जाओगे। द सेक्शन डील्स विद द पर्सनल कैपेसिटी of 3 types of individuals only. Personal capacity of 3 types of individuals. Every person is competent to contract who एक तो majority हो, एक तो दिमाग में sound हो, is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. देखो वापस से आ गया, to any law to which he is subject. अब ये alien enemy जो है, फॉरेन सॉवरेन्स है, कॉरपोरेशंस है, इंसॉल्वेंट्स है, कॉन्विक्ट्स है, इनका एक अलग लॉ होता है, ठीक है। तो ये अपने अपने लॉ के हिसाब से दीज पीपल आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये 3 टाइप के हो गए हैं। एक तो हो गए जिनका एज मेजॉरिटी के नीचे है, राइट। दूसरा हो गया जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, और तीसरा हो गया भैया जो कानून इनके ऊपर लागू है, कॉन्विक्ट के ऊपर कॉन्विक्ट का लागू है, वो कानून इनको इजाजत नहीं देता है। इंसॉल्वेंट हूं मैं, कानून इजाजत नहीं देता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करूं। तो 3 टाइप के सिचुएशंस हो गए। आइए बात करते हैं मेजॉरिटी का, एज का बात करते हैं। मेरा कोशिश, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्त, मेरा कोशिश ये है, मेरा विश्वास इस बात पे है कि आप लोग, या इफ आई एड्रेस यू ऑल एज माई डियर इंडियंस,
या मैं कहूं मेरे प्यारे भारतवासियों, हम भारत के लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट हैं। मुझे किसी भी स्टूडेंट के इंटेलिजेंस पर रत्ती भर भी संदेह नहीं है। कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी हो, मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आप सब बहुत समझदार और इंटेलिजेंट हो। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? कुछ बच्चे शहर में हैं जिनको बहुत अच्छी अंग्रेजी स्कूल में शिक्षा प्राप्त हुई है। कुछ बच्चे अंग्रेजी स्कूल में, इंग्लिश स्कूल में पढ़े तो ज़रूर है, बट उतना अच्छा इंग्लिश का नॉलेज नहीं मिला है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश स्कूल में एडमिशन मिला ही नहीं है, हिंदी बैकग्राउंड से। बट अनफॉर्चुनेटली ये पूरा का पूरा पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज के आधार पर तैयार किया गया है। ये पूरा का पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। देश आज़ाद हो गया है। मोदी जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा कि ये सब को भी आप चेंज करिए। एक सिंपल लैंग्वेज में देश का कोई भी व्यक्ति अदालत में जाके अपनी मन की व्यथा को अगर उसे बतानी है तो उसे एक वकील के पास जाना होगा जो इंग्लिश में ड्राफ्ट करेगा। तो मोदी जी, आप ये सब भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरा। तो मेरा कहना यही है दोस्त, अगर इस इंग्लिश लैंग्वेज का एक एक शब्द को हम समझेंगे तो हम लिख के भी आ पाएंगे। नहीं समझेंगे तो लिखेंगे क्या? लिखोगे नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ये मेरा अटेम्प्ट है उन बच्चों के लिए जिनका अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जिन बच्चों का इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, माफ़ करिएगा मुझे, मुझसे बहुत बेहतर टीचर मार्केट में अवेलेबल है जो कम टाइम आपका कंज्यूम करेंगे, जल्द से जल्द आपका क्लास पूरा करा देंगे। बट मेरा ये प्रयत्न, मेरा ये कोशिश उन भाइयों बहनों के लिए है जहां इंग्लिश उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द है। तो ये दर्द हटाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। तो आपका प्यार, आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। द वे यू पीपल आर रिस्पॉन्डिंग इन यूट्यूब, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिल रही है और मैं बहुत दिल से, मन से ये काम कर पा रहा हूँ। सो चलिए आगे क्लास को बढ़ाते हैं, एज ऑफ मेजॉरिटी पढ़ते हैं। In India, the age of majority is regulated by Indian Majority Act 1875। तो 1875 का कानून है जो आज तक चले आ रहा है। एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, डोमिसाइल्ड मतलब जो इंडिया में रहता है, shall attain the age of majority on completion of 18 years of age and not before। नॉट बिफोर मतलब 1 घंटा पहले भी अगर वो नहीं हुआ 18 ईयर्स तो नहीं माना जाएगा। द एज ऑफ मेजॉरिटी बीइंग 18 ईयर्स, अ पर्सन लेस देन दैट एज इवन बाय अ डे वुड बी माइनर फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो 1 दिन से भी नीचे अगर आप है तो माइनर हो आप। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट या पोजीशन ऑफ द माइनर। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि माइनर चाहे तो खुद अग्रीमेंट कर ले या कोई माइनर से अग्रीमेंट कर ले। तो अग्रीमेंट में तो होता है गिव एंड टेक। माइनर एक बच्चा है, 18 साल के नीचे है, तो कानून ये समझता है कि 18 साल के नीचे का बच्चा को उतना समझ नहीं है, तो कानून उसका गार्जियन बनता है। कानून मतलब जो लॉ है, लॉ बोलता है कि तुम क्या समझते हो कि इस बच्चे पे समझ नहीं है तो तुम उसे बेवकूफ बना लोगे। तो इस बच्चा का कोई नहीं है ऐसा मत सोचना, इस बच्चा के साथ है कानून, लॉ है इसके साथ। तो हम ऐसा कानून बनाएंगे
जिससे कभी भी कोई भी बच्चा जो 18 साल के नीचे का है, अगर कोई भी व्यक्ति उसके साथ कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बना ले, तो देश का कानून कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआती तौर से उस कॉन्ट्रैक्ट का वजूद को मैं कर दूंगा जीरो। मैं मिट्टी में मिला दूंगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, मैं आग लगाता हूं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को। जीरो है, जीरो, वॉइड। तो मेरे नादान बच्चे, तुम्हें घबराने की कोई दरकार नहीं है। कानून तुम्हारे साथ खड़ा है। कोई तुम्हें बेवकूफ बनाना चाहे, देश का कानून कभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं होने देगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने से पहले अगर सिर्फ इतना पता चल जाए कि ये बच्चा 17 साल 11 महीना 28 दिन का भी अगर है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रीड भी नहीं करूंगा बेटे, ये वादा करता हूं। बस इतना बता देना कि जज साहब मैं 18 साल के नीचे का हूं, बस इतना बता देना, आके कान में बता देना, अंकल अंकल आई एम नॉट 18। बेटा उसके बाद तो देख, सब कुछ तेरे फेवर में, सब कुछ तेरा। और जो तेरे को बेवकूफ बनाने का चेष्टा किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर को जब मैं फाड़ूंगा, उसे सुनूंगा भी नहीं, उसकी कोई दलील भी नहीं सुनूंगा। वो बोलेगा जज साहब प्लीज लिसन, मैं बोलूंगा शट अप। एक बच्चे को बेवकूफ बनाने की चेष्टा की है तुमने, नहीं सुनता मैं, जाओ भागो यहां से, गेट आउट। तो ये पावर दिया गया है, या ये प्रोटेक्शन दिया गया है इंडिया के माइनर्स को। तो माइनर को बड़ा अच्छा प्रोटेक्शन दिया गया है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये प्रोटेक्शन इतना जबरदस्त दे दिया गया है, तो भैया डर लग रहा है अब तो। एक माइनर है, माइनर को कपड़े चाहिए, माइनर को दवाई चाहिए। अब भैया मैं तो माइनर को कुछ नहीं सप्लाई करूंगा। जो माइनर तो जाके कह देगा जज को, जज साहब मैं माइनर हूं, मैं इनको पैसे नहीं देता। तो जज बोलेगा हां बेटे तुम माइनर हो, सब कुछ तुम्हारे फेवर में। तो भाई ऐसा नहीं है। तो जहां पर आप प्रूफ कर पाओगे कि जज साहब ये केस नेसेसरीज का है, सप्लाई का है, जो माइनर को एकदम दरकार का चीज है, वो सप्लाई मैं किया हूं, कुछ भी गलत नहीं किया हूं, तो उस जगह पे आप सुनवाई होगा और आपको इंसाफ मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो माइनर की बातें, आइए माइनर की बातें करते हैं। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स अग्रीमेंट। अच्छा जी, माइनर का अग्रीमेंट हो गया? अरे हो गया भाई। तो सर माइनर का अग्रीमेंट, तो चलो देखते हैं ना भाई, अब इसी को तो एनालाइज करना है। और अग्रीमेंट के बाद माइनर का पोजीशन क्या है, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ और बाय द माइनर, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया या माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये मत बोलना जज साहब मुझे क्या मालूम था। अरे जज साहब देखिए ना, देखने से तो ये मुस्टंडा 19-20 साल का लगता है। कौन सोचेगा जज साहब कि ये सिर्फ 17 साल का है। तो भैया कौन सोचेगा वो मैं नहीं सुनने आया, ये 17 साल का है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया या वो चलकर आया तुम्हारे पास और तुम नहीं समझ पाए, तो भी मैं नहीं मानूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। वॉइड सर, वॉइड के बाद भी कुछ लिखा है सर, उसको भी पढ़िए ना। अच्छा, एब इनिशियो, ये शायद लैटिन लैंग्वेज है। इसका मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती तौर से। जब से ये कॉन्ट्रैक्ट बना है तब से मैंने बना दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को जीरो। एनीथिंग इनटू जीरो इज जीरो माय फ्रेंड। तो ठीक है जज साहब, आइए अब आगे समझते हैं। ज़्यादा तो आज और नहीं पढ़ा पाएंगे, शायद 5 मिनट दिखा रहा घड़ी पे। तो ये बस ये पैराग्राफ कंप्लीट करने की चेष्टा करता हूँ। तो अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी अग्रीमेंट विथ और बाय अ माइनर इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरुआती तौर से ही ये वॉइड है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था दोस्त इसमें, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तो ये तो हमको लग रहा है कलकत्ता का कोई केस होगा। घोष बाबू के साथ क्या हुआ? अ माइनर बोरोड 20,000 रुपीज फ्रॉम बी। अच्छा, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, माइनर बच्चा, माइनर बच्चे ने 20,000 रुपया ले लिया। वाह भैया माइनर, तू तो बड़ा समझदारी वाला काम किया, 20,000 ले लिया। एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर। तो एक काम करिए चाचा जान, जो 20,000 आप लिए हैं, ये मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन को मैं गिरवी दे देता हूँ। अगर मैं गिरवी, मॉर्गेज, अगर मैं आपका ये 20,000 नहीं चुका पाया चाचा जान, तो ये ज़मीन बेच के आप अपना पैसा ले लीजिएगा। इसे कहते हैं मॉर्गेज। ही बिकेम अ मेजर फ्यू मंथ्स लेटर। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जब ये लगभग 17 साढ़े 17 साल का था, 17.5 ईयर्स। 6 महीने बाद उसने क्या किया, ये छोटा बच्चा बड़ा समझदार बच्चा था, ठीक है। ही फाइल्ड अ सूट फॉर द डिक्लेरेशन दैट द मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम। ये मॉर्गेज एग्जीक्यूट किसने किया था? माइनर बच्चे ने किया था। कानून कहता है कॉन्ट्रैक्ट आप करो या माइनर करे, हमें उससे मतलब नहीं है। ये शुरुआती तौर से ही इसे हम जीरो करार कर देंगे। इस पूरे सिचुएशन पे देखो, बदमाशी कहीं ना कहीं माइनर कर रहा है। माइनर पैसा ले लिया है, 20,000 रुपया माइनर ले लिया है, मॉर्गेज का एक डीड को भी एग्जीक्यूट कर दिया है, और बाद में जैसे ही वो मेजर होता है वो सूट फाइल करता है। माइनर होते समय सूट भी नहीं फाइल कर सकता बेचारा, उस समय नहीं कर पा रहा होगा, या माइनर अपना राइट के लिए लड़ सकता है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि माइनर है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो मेजर हुआ, वो तुरंत कोर्ट को जाके बोलता है कि जज साहब ये देखिए, ये मॉर्गेज का जो डीड है आप उसको देखिए थोड़ा ठीक से। तो जज साहब देखते के साथ कहते हैं ये मॉर्गेज डीड तो वॉइड है और इसको इमीडिएटली कैंसिल करो। ठीक है भाई, कैंसिल हो गया। तो कहने का मतलब है ये छोटा बच्चा जो चचा जान को 10 लाख रुपए का जमीन को मॉर्गेज किया था सिर्फ 20,000 रुपए में, चचा जान को भी लग रहा था ये तो बच्चा है, ये 20,000 रुपया नहीं दिया तो मैं ये इसका ज़मीन बेच लूँगा। बट बच्चा तो भैया हीरो निकला, बच्चा जाके उसको कैंसिल करवा दिया। अब एक बात बताओ, बच्चा कैंसिल करा दिया मॉर्गेज को, यहां तक तो ठीक है, तो क्या बच्चा 20,000 रुपया देगा? 20,000 रुपया जो बच्चा लिया था, क्या वो 20,000 रुपया देगा? अरे भाई तुम लोग थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा लो यार। क्या आप लोग के पास कॉमन सेंस की इतनी अकाल पड़ गई है? अगर ये बच्चा को 20,000 रुपया देना होता, अगर ये बच्चा 20,000 रुपया पेमेंट वापस कर देता, तो क्या उसे कोर्ट जाने का दरकार पड़ता? सोच के देखो, एक तरफ से 20,000 लिया, दूसरे तरफ से 20,000 दिया। 20,000 दिया तो उसको मॉर्गेज का पेपर मिल गया, झमेला खत्म। बट बच्चा ने होशियारी की है मेरे दोस्त, बच्चे ने होशियारी की है। बच्चे को पता है कि कानून मेरे फेवर में है, 20,000 मैंने चचा जान से ले लिया है और ये 20,000 मैं वापस नहीं देने वाला हूँ, राइट। तो इसीलिए बच्चे ने क्या किया, इसको कैंसिल करा दिया। तो चलो दोस्त, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।